वहीं दूसरी ओर अरमान जैसे ही आस्था को लेने के लिए अपने कमरे में गया, उसने देखा कि आस्था बेड के साइड लेटकर सो रही थी और उसके गालों पर आंसुओं की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। अरमान आस्था को इस तरह से बेफिक्री से सोता हुआ देखकर हैरान हो गया और तब उसे याद आया कि कुछ देर पहले आस्था यही बोल रही थी कि उसे बहुत नींद आ रही थी, उसे सोना है। अरमान हैरान होकर सोचने लगा, इस लड़की को मैंने इतनी ज्यादा बातें सुनाई, लेकिन फिर भी ये इतनी आसानी से कैसे सो सकती है। नहीं मिसेस आस्था अरमान सिंघानिया, तुम्हें इस तरह मजे से सोने का कोई हक नहीं है। अब तुम मेरी कैद में हो, तो जैसे मैं चाहूंगा तुम्हें वैसे ही रहना होगा। और अभी तो तुम्हें मेरे दादाजी बुला रहे हैं, तो तुम्हें अब उठना ही होगा। ऐसा कहकर अरमान ने साइड टेबल पर रखा हुआ जग का पूरा पानी उठाया और सोती हुई आस्था के ऊपर फेंक दिया। आस्था, जो कि एक सुकून की नींद सोई हुई थी, इस तरह से अपने ऊपर पानी गिरने की वजह से फटाफट उठकर बैठ गई और जोरों से चिल्लाने लगी, नानी बाढ़ आ गई नानी, भागो बचाओ, बारिश आई, नानी माँ कहाँ है आप? आस्था को इस तरह चिल्लाते देखकर अरमान हैरान हो गया। फिर उसकी आवाज बाहर न जाए इसलिए उसने जल्दी से आस्था के मुंह पर हाथ रख दिया। हालांकि अरमान का कमरा साउंड प्रूफ था, जिसकी वजह से अंदर की कोई भी आवाज बाहर नहीं जा सकती थी, न ही बाहर की कोई आवाज अंदर आ सकती थी। लेकिन फिर भी अरमान कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। आस्था के मुंह पर हाथ रखे हुए ही वो गुस्से में बोला, इतना क्यों चिल्ला रही हो? क्या तुम थोड़ा धीरे नहीं बोल सकती हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मुझसे पूछे सोने की? तुम्हें बिना मुझसे पूछे या बिना मुझे बताए कुछ भी काम करने का कोई हक नहीं है, लेकिन तुमने ऐसा किया है और मेरे बनाए रूल को तोड़ने की हिम्मत की है। आस्था को जैसे होश आ गया था। वो कुछ कहना तो चाहती थी, लेकिन अरमान का हाथ अपने मुंह पर होने की वजह से वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। वो सिर्फ अपनी बड़ी बड़ी आंखों में कंफ्यूजन लिए अरमान को घूर रही थी। अरमान ने गुस्से में कहा, तुम्हारे मुंह पर अब क्या ताले लगे हुए हैं? बोलती क्यों नहीं हो? मेरी बातों का जवाब दो। आस्था बार बार अपनी पलकें इधर उधर करने लगी। वो अरमान को ये बताना चाह रही थी कि अरमान का हाथ उसके मुंह पर रखा हुआ था, तो वो कैसे कुछ भी बोल सकती है। आस्था इरिटेट होने लगी और फिर अरमान के उस हाथ पर हल्का सा बाइट कर दिया। इस अचानक से हुए हमले की वजह से अरमान ने तुरंत अपना हाथ उसके मुंह पर से हटा लिया था। अब अरमान गुस्से से और भी ज्यादा भड़क उठा और आस्था को खा जाने वाली नजरों से देखकर कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अरमान सिंघानिया को काटने की? अरमान के हाथ हटते ही आस्था गहरी सांस लेते हुए जल्दी से बोली, हम आपको कब से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने हमारे मुंह पर हाथ रखा है, तो भला हम कैसे बोल सकते हैं? ये कहते हुए आस्था उसे घूरने लगी। उसे पक्का यकीन था कि अगर आज अरमान अपना हाथ नहीं हटाता तो वो बेहोश हो जाती। आस्था ने ये सब बड़े ही मासूमियत और भोलेपन में कहा था, इसलिए एक पल को अरमान उसकी मासूमियत में पूरी तरह से खो गया। लेकिन अगले ही पल अपनी आंखों में गुस्सा लिए सख्त लहजे में बोला, अपनी ये फालतू की बकवास बंद करो और जाकर अपने कपड़े चेंज करो और फटाफट से दादाजी से मिलने के लिए मेरे साथ चलो। जैसे ही आस्था ने ये सुना कि दादाजी आ गए और उसे बुला रहे थे, तो वो खुश हो गई। कुछ देर पहले तक उसे अरमान के साथ अकेले रहने में बहुत डर लग रहा था, लेकिन अब ये सुनने के बाद कि दादाजी और बाकी सब लौट आए थे, तो वो खुश हो गई। आस्था मासूमियत से बोली, क्या वाकई दादाजी आ गए? हमें भी उनसे मिलना है। ऐसा कहकर आस्था दौड़कर अरमान की साइड से जाने लगी। अरमान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें मेरी बातें सुनाई नहीं देती? तुम इस तरह से दादाजी के पास नहीं जा सकती हो। क्या तुम भूल गई कि तुम्हारे सारे कपड़े भीगे हुए हैं? क्या तुम इस तरह से दादाजी के सामने जाओगी? जाओ, जाकर पहले कपड़े चेंज करो। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।